हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल 4G रैंकर में स्वागत है। देखिए, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए। देखिए, आज हम लेकर आए हैं लेखपाल के प्रीवियस क्वेश्चन जो जीके से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और क्वेश्चनों को याद करिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस स्थान पर धम्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध घटना हुई। तो ये देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। सारनाथ में जो है बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन नामक घटना हुई थी। ये वास्तव में है क्या, जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की उसके बाद में जो पहला उपदेश दिया था, तो ये उससे संबंधित है। वो उपदेश क्या कहलाया था, धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद में इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ, चौथा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ग्लाइकोसिस कोशिका में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में पाया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका, दाद से संबंधित है। देखिए, ये बीमारी से संबंधित है आपका, और इसमें कह रहे हैं दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है। कुल मिलाकर कहें तो दाद किसके कारण होता है, तो दाद होता है देखिए आपका फंगी के कारण, यानी कि कवक के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। दाद एक जो है बीमारी है जो होती है किसके कारण, आपका कवक के कारण। उसके बाद में एक बीमारी आती है आपकी टीनिया बीमारी भी किससे होती है, ये भी आपकी कवक के कारण होती है। उसके बाद में कवक एक बहुकेंद्रीय कीट है। उसके कवक का शरीर किसका बना होता है, माइलेसियस से बना होता है। कवक का शरीर किससे बना होता है, माइलेसियस से। तो क्या पूछा था हमारा, दाद एक आम त्वचा की बीमारी है, किसके कारण होती है, तो ये होती है आपकी कवक के कारण। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका संविधान से संबंधित है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, अगर बात करूं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो ये आते हैं आपके 36 से 51 तक, यानी कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक आती है। इसमें पूछा है निम्न में कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि निर्देशक सिद्धांत पूछा है कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ये होता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर 40 में आता है। उसके बाद में अगर बात करें आर्टिकल नंबर 44 की, तो 44 में आता है समान नागरिक संहिता कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में अगर बात करें आर्टिकल नंबर 50, तो आर्टिकल नंबर 50 में कह रखा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, यानी कि अगर कोई भी न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, न तो कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगी और ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगी। इसका जो उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 50 में मिलता है। जबकि जो आपके क्वेश्चन ने पूछा है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वह आपका ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, आपका लोक नृत्य से संबंधित है। कह रहे शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये कुचिपुड़ी पूछा हुआ है और सैकड़ों बार एग्जाम में प्रीवियस सेट में ये पूछता हुआ है। ये आपका संबंध है आपका आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, आपका आंध्र प्रदेश से। उसके बाद में बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से एक आता है आपका भरतनाट्यम, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आता है आपका कथक। और केरल की अगर बात करें तो केरल में आता है कथकली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, राइट आंसर तीसरा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कितने वर्षों के बाद अर्धकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें पूरे कुंभ मेले की, तो कुंभ मेला जो है 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। और अर्धकुंभ की अगर बात करें तो अर्धकुंभ लगता है 6 साल के बाद, यानी कि 6 साल के अंतराल पर ये मेला आयोजित किया जाता है। और देखिए, 4 स्थानों पर लगाया जाता है अर्धकुंभ मेला। जैसे पहला इलाहाबाद में लगता है, उसके बाद में हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो भारत के 4 जगह जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता, तो इन चारों से अलावा कोई एक नाम दे देगा आपको। जैसे मान लो कुशीनगर डाल सकता है या कुछ भी और डाल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अर्धकुंभ मेला हो या कुंभ मेला हो, ये आयोजन जो है 4 शहरों में 4 जगहों पर किया जाता है। इलाहाबाद में जो त्रिवेणी संगम पर होता है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, वहाँ पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगाया जाता है। तो बात कर रहे थे अर्धकुंभ मेले की, तो अर्धकुंभ मेला लगता है आपका 6 माह के अंतराल में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है इसी श्रृंखला का। ये कह रहे हैं
वित्त आयोग से संबंधित है आपका, ये देखिए वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। देखिए अगर बात करें प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1952 में। यानी कि भारत के अंदर प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आपके केसी नियोगी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केसी नियोगी। और इन सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भैया? भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दूसरा। ये गलत हो गया है थोड़ा सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है आपका राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन है देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है और प्रीवियस सेट के क्वेश्चन है सभी ये और आए हुए हैं। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि अगर बात करूँ किसी व्यक्ति विशेष की, तो वो व्यक्ति विशेष आपके महात्मा गांधी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बारदोली सत्याग्रह के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो अगर व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो आता महात्मा गांधी, और अगर महात्मा गांधी नहीं है तो वो आता फिर बारदोली की महिलाओं ने। तो बारदोली की महिलाओं ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार से पुकारा था, लेकिन अगर उपाधि के तौर में किसी ने दी है तो वह आपके महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन अच्छा है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है भैया? राइट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा, महात्मा गांधी ने। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, वनों से संबंधित आपका क्वेश्चन है। देखिए किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? तो ये देखिए मानसून वन जो होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ये वन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ये आपका संविधान से संबंधित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है भैया आपका राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, देखिए इंद्रधनुष के संबंधित है। देखिए इंद्रधनुष कह रहे हैं निम्न में से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम पूछी गई है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है आपकी बैंगनी रंग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। जबकि अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो होती है लाल रंग की। तो इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह आपका केमिस्ट्री संबंधित है। भुजे हुए चूना यानी कि भुजा हुआ चूना रासायनिक रूप से जाना जाता है। तो भुजा हुआ चूना रासायनिक रूप से जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? यह आपका थोड़ा सा देखिए करंट से संबंधित है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसमें कह रहे हैं नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो देखिए सबसे ज़्यादा T20 में 400 विकेट सबसे तेज लेने वाला सबसे तेज गेंदबाज बन गया है आपका राशिद खान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, राशिद खान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला भी आपका करंट से संबंधित है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत अच्छा है यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए भुखमरी से संबंधित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक पूछी गई है। तो भारत की रैंक है इसमें 101, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 101। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कंचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो 18वां कंचाई लेमन फेस्टिवल हुआ था आपका मणिपुर में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए थोड़ा सा करंट से संबंधित है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका कह रहे हैं कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है?
तो 2021 में एक प्रोग्राम चला था नमामि गंगे, तो उस कार्यक्रम का जो शुभंकर है उसको घोषित किया गया है आपका, वो है चाचा चौधरी। इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हो, शुभंकर घोषित किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका कंप्यूटर संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन और अच्छा है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऐसे कौन सा डिवाइस है जो स्टोरेज नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोडेम। इसका राइट आंसर है आपका मोडेम। और मोडेम की जो फुल फॉर्म आती है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमांडुलेटर। मोडेम की फुल फॉर्म क्या आती है, मॉड्यूलेटर डिमांडुलेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडेम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है ट्रैक बॉल। ये भी आपका देखिए कंप्यूटर संबंधित है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है। तो ट्रैक बॉल देखिए आपका ये इनपुट डिवाइस है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। इसको क्या कहते हैं, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। जबकि बारकोड रीडर आपका आउटपुट डिवाइस है, टच पैड भी आपका आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट है ही आपका। तो देखिए ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। कह रहे हैं, देखिए थोड़ा जूम कर लो इसको। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्त अधिनियम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका भूदान आंदोलन से संबंधित है। तो कह रहे भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था, तो आप सभी को पता होगा ये किया गया था विनोबा भावे ने। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी तेलंगाना के पोचमपल्ली जिले से। पोचमपल्ली जिला यानी कि तेलंगाना का कौन सा जिला है आपका, पोचमपल्ली जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत किया था आपका विनोबा भावे ने। ये भी एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस सेट के क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए आपका रेपो रेट का। तो रेपो रेट आपकी जो बैंक दर होती है, रेपो रेट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दर जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के वाणिज्य बैंकों को उधार धन देता है, वो कहती है आपकी रेपो, यानी कि रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, ऐसी दर जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज उधार देता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए धौलागिरी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका धौलागिरी। धौलागिरी का दूसरा नाम इन्होंने पूछा है, धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम बताइए। तो धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम है आपका श्वेत पर्वत। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पूछ लेगा आगे आने वाले एग्जाम में भी। तो धौलागिरी का दूसरा नाम क्या है आपका, श्वेत पर्वत इसको कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए आपका ये आपका थोड़ा मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, एग्जाम में पूछेगा। उसके देखो क्या रखा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के साथ खादर और भांगर शब्द जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं इसका राइट आंसर बताऊं, इसका राइट आंसर आपका लेटराइट। अच्छा खादर और ये भांगर मिट्टी होती क्या है, वास्तव में खादर मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर बाढ़ हर साल आती है, यानी कि बाढ़ आने का खतरा जहाँ पर होता है वहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, उसका नाम है आपका खादर मिट्टी। और बांगर मिट्टी वो होती है जहाँ पर पहले कभी बाढ़ आती थी, अब बाढ़ नहीं आती है। तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी जो उदाहरण है वो है आपकी लेटराइट मिट्टी के। ये दोनों बहुत ही उपजाऊ होती हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इसको मैं रफ कर दूँ, इसका देखिए मैं इसको मिटा दूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर और बांगर का जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट में इसको रफ कर दूँ थोड़ा, सॉरी से, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। यानी कि खादर और बांगर जो है किससे संबंधित है आपका, जलोढ़ से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको मैं, ये रामसर अगला क्वेश्चन है, देखिए रामसर से संबंधित है आपका, रामसर साइट्स से, रामसर साइट से संबंधित है। और ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, कौन सा रामसर स्थल है। देखिए अगर बात करें वर्तमान में रामसर साइटों की, तो वर्तमान में 49 रामसर साइट हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में आपकी कौन सी रामसर स्थल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुरिनसर मानसर झील, यानी कि ये आपका जो चौथे नंबर पे है, ये आपकी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर की रामसर साइट है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। जबकि अगर बात करें हम सूर सरोवर की, तो ये भी उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है।
और समस प्रपक्षी अभ्यारण्य भी आपका उत्तर प्रदेश का ही है, और सरसई नाबर झील भी आपकी उत्तर प्रदेश में है, जबकि सुरिनसर जब मानसर झील आपकी कहाँ पर आती है, ये आती है आपकी जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। उसके बाद में अगला बात करें, अगला क्वेश्चन है देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, पहले यूपी ने पूछा था ये। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका गाजियाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।